वेलकम फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ के एक अंडररेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म महाराजा के बारे में। स्टारिंग विजय सेतुपति, ममता मोहनदास, अनुराग कश्यप, सचाना नमिदास। ये मूवी एक टाइम ट्रैवल मूवी है, इसीलिए मूवी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सैलून दिखाया जाता है, जहां पर हम इस कहानी के मेन एक्टर विजय सेतुपति यानी महाराजा को देख पाते हैं, जिनका मुंह हर टाइम लटकाए हुए रहते हैं। इसीलिए उसका मालिक उसे कहते हैं, इस तरह अगर तू मुंह लटकाते हुए काम करेगा तो कोई कुत्ता तक दुकान में नहीं आएगा। तभी एक आदमी वहां पर आता है अपने कुत्ते के साथ और वो कहता है, वैसे बाल कुत्ते की नहीं मेरी काटनी है, कुत्ते के बाल तो मैं पार्लर में कटवाता हूँ। उसके बाद महाराजा उस आदमी की काटिंग करता है और इसी बीच वो अपनी मालिक से अगले दिन के लिए छुट्टी भी मांग लेता है, क्योंकि उसे उसकी बीवी और बेटी को शॉपिंग पर ले जाना था और घर के कुछ सामान भी खरीदना था। तभी उसकी मालिक कहता है, आज जितने भी कस्टमर आएगा उन सब के बाल तू काटेगा, उसके बाद कल छुट्टी ले लेना। ये बोल के मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक टॉय शॉप की सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौना ले रहा था और ये खिलौना एक दो बार अपनी बीवी से सजेस्ट करवा के फाइनली जैसे ही वो अपनी बीवी और बेटी के लिए गिफ्ट लेकर शॉप से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर उस घर को कुचल देती है जिसमें उसकी बीवी और बेटी थी। लेकिन घर में पड़ा एक कचरे के डिब्बा बेटी के ऊपर आके गिरता है और जिससे बेटी की जान बच जाती है, पर माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद और हम महाराजा के बेटी ज्योति को देखते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में तो बहुत होशियार थी पर पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए स्कूल के सारे टीचर उसे डांटती थी, पर उसकी पीटी टीचर उसे बहुत पसंद करती थी। यहीं पर हम महाराजा को भी देख पाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर के साथ उसकी अच्छी बनती थी, इसीलिए वो उसकी दाढ़ी बनवाने के लिए उसके घर भी चला जाता था। फिर हम महाराजा और ज्योति के बीच एक बाप बेटी वाला प्यार और बॉन्डिंग देख पाते हैं और यहीं पर हम घर के अंदर और एक मेंबर को भी देख पाते हैं, जो कि है लक्ष्मी। और लक्ष्मी बेसिकली एक कचरे का डिब्बा होता है, जिसको ये लोग नहलाते हैं और पूजा भी करते हैं। दरअसल 15 साल पहले जो एक्सीडेंट हुई थी, उसमें इस कचरे की डिब्बे की वजह से ज्योति यानी महाराजा की बेटी की जान बच गई थी। इसीलिए ये लोग उस कचरे के डिब्बे को भगवान की तरह पूजा करते हैं। और यहाँ पर कहानी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि महाराजा के बहुत सारा काम होने के बावजूद वो अपनी बेटी के लिए हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर लेते हैं और उसी दिन वो लोग लक्ष्मी को साफ करते हैं और घूमने भी जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल के अंदर ज्योति पर इल्जाम लगवाया जाता है कि ज्योति ने एक अश्लील वीडियो वायरल किया है और इसी कारण से महाराजा यानी ज्योति के फादर को वहाँ बुलवाया जाता है और स्कूल में प्रिंसिपल और बाकी सारे टीचर्स और यहाँ तक कि वहाँ की ट्रस्टी भी ज्योति को बहुत डांटती है और उसे स्कूल से निकालने की भी बात करती है। ये सब देख के महाराजा बोलता है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी वहाँ पर मैडम आसिफा एक लड़के को वहाँ ले आते हैं जो असल में ये कांड किया था और तभी वहाँ के ट्रस्टी उस लड़के को एक चांटा लगवाता है और फिर महाराजा और ज्योति को यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर महाराजा तो वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल नहीं मानता और वो बोलता है, असल में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी, गलती उस लड़के का था, पर तुमने खामखा मेरी बेटी को डांटा है और उसे रुलाया है, तो अभी के अभी मेरी बेटी से माफी मांगो। पर वहाँ के ट्रस्टी बताता है, तू पागल है क्या, चल निकल यहाँ से। पर महाराजा वहाँ से नहीं हिलते। फिर ये लोग बहुत सारा गार्ड्स को बुलाते हैं, पर सभी के बहुत कोशिशों के बावजूद महाराजा वहाँ से नहीं जाते और एक लोहे की पाइप पकड़ के कहता रहता है, तुम मेरी बेटी से माफी मांगो, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर खुद ज्योति भी ट्रस्टी से कहता है, आप मुझसे माफी मांग लीजिए, नहीं तो मेरे पापा यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर जब ट्रस्टी सब देखते हैं महाराजा जिस पाइप को पकड़ के खड़ा था वो पाइप टूटने वाला है और उस समय महाराजा के गुस्से को देखते हुए ट्रस्टी साहब महाराजा की बेटी यानी ज्योति से माफी मांग लेते हैं और तब जाके महाराजा का गुस्सा ठंडा होता है और यहीं पर ये मैटर खत्म हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 दिन आगे, जहाँ पर ज्योति अपने पापा को बताती है, मेरी जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही थी उसमें मेरी काफ़ी अच्छी नंबर आई है और इसीलिए अब मुझे प्रैक्टिस के लिए स्टेट के बाहर कैंप में ले जाया जाएगा। 10 दिनों का कैंप है, सो जब तक मैं नहीं आ जाती टाइम टू टाइम मुझे वीडियो कॉल करते रहना और खुद का और लक्ष्मी का ध्यान रखना। पर उसी रात को 10 बजे महाराजा जब अपनी काम खत्म करके घर लौटता है
तो उनके घर में एक अनहोनी हो जाती है और जिससे महाराजा काफी घायल होकर बेहोश पड़ा होता है। और तभी इसी वक्त वहाँ पर एक सांप भी आता है, जिसकी इस मूवी में क्या साइन है कुछ नहीं पता, पर वो सांप महाराजा के ऊपर से चला जाता है पर उसे कुछ नहीं करती और जाते जाते उसे जगह भी देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक गैरेज पर, जहाँ पर एक काउंसिलर अपनी फॉर्च्यूनर लाके खड़ा कर देता है और फिर वो वहाँ के मैनेजर को बहुत मारता है और फिर कहता है मैंने 2 दिन पहले गाड़ी सर्विस के लिए दी थी, गाड़ी 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, ऊपर से मेरे सर के दिया हुआ चश्मा भी गायब है। जहाँ मैनेजर सब धना को बुलवाकर कहता है तूने ही इनकी गाड़ी की सर्विस की थी, तो तू बता इनका चश्मा किधर है। फिर वो काउंसिलर धना को भी बहुत मारता है पर धना चश्मे के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर वो काउंसिलर बोलता है तुम लोगों को 1 दिनों का टाइम देता हूँ, उसके अंदर मुझे मेरा चश्मा वापस चाहिए। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि धना 2 दिन पहले ही जेल से छूटा है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात में हम देखते हैं वही काउंसिलर किसी होटल में अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और तभी वहाँ पर गुस्से में धना आता है और उस काउंसिलर का पिटाई करके वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें ये भी पता चलता है कि असल में धना ने ही उस काउंसिलर का चश्मा चोरी की थी, क्योंकि वो चश्मा धना के ही हाथ में था। फिर जब सीन शिफ्ट होता है हम महाराजा को देखते हैं जो कि उस रात की इंसिडेंट की रिपोर्ट करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां के इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं पासी में रहता हूं, मणिकरण सोसाइटी में, मेरा नाम महाराजा है, मैं हर रोज रात को 10 बजे दुकान बंद करके घर जाता हूं। पर कल रात को मैं जब घर आया तो देखा वहाँ पर 3 लोग थे, उन्होंने मुझे पकड़ के बहुत मारा पीटा और मेरा घर का कचरे का डिब्बा लेके गया। आप मेरा कंप्लेन लिखो और मेरा कचरे का डिब्बा ढूंढ के दो। ये सुन के पुलिस वाले कहते हैं तू पागल है क्या, कचरे की डिब्बे की कोई कंप्लेन लिखता है क्या, जाके नया खरीद ले। और पुलिस वाले वहाँ से महाराजा को भगाने की कोशिश करता है पर महाराजा अपनी बातों में अड़े रहते हैं और पुलिस स्टेशन की एक लकड़ी का पट्टा पकड़ लेते हैं और वो बोलता है जब तक अब मेरी कंप्लेन नहीं लिखोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर महाराजा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे पुलिस वाले मिलके महाराजा को खींचने लगते हैं और जिससे महाराजा का पकड़ा हुआ लकड़ी का पट्टा टूट जाता है और जिससे पूरा पुलिस स्टेशन तहस नहस हो जाता है। अब यहीं पर वही सांप आता है जो कि महाराजा के घर में दिखाई दी थी। अब इस मूवी के अंदर बार बार सांप को क्यों दिखाया गया है ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम इसी पुलिस स्टेशन के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि बहुत करप्ट होता है। दरअसल एक घर में से 85 तोला गोल्ड चोरी हो जाता है और इसी पुलिस वाले ने उस चोर को पकड़ भी लेता है। पर जैसे ही ये सोना मालिक लोगों को दिया जाता है तो वो बताते हैं ये तो नकली सोना है, असली वाला किधर है। तभी वो पुलिस वाला उन लोगों पर ही इल्जाम दे देता है और कहता है तुम तो आरटीओ में काम करते हो, तुम्हारा मंथली सैलरी 60,000 है, तो तुम्हारे पास इतने गहने कहाँ से आए। अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम्हारा कंप्लेन कर दूं तो तुम्हारा जेल हो जाएगा। और इसीलिए वो लोग डर जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते। दरअसल वो आदमी भी करप्ट था, इसीलिए वो भी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता। और इधर हम देखते हैं असल में पुलिस वाला और चोर ने मिलकर असली सोना को लेके उन लोगों को नकली सोना देकर पागल बनाया था। और उसके बाद जब वो अपनी पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है पुलिस स्टेशन की हालत बहुत खराब हो चुका है और सबको पूछने पर पता चलता है कि इन सब के पीछे महाराजा का हाथ है। अब महाराजा से जब ये पुलिस वाला सवाल करता है तो वो सेम स्टोरी उस पुलिस वालों को भी बताता है जिनका नाम था नटराजन। फिर ये सुनने के बाद नटराजन भी उसे बंदूक दिखा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कचरे की डिब्बे चोरी का कोई कंप्लेन करता है क्या, तू भाग यहाँ से नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। फिर एक टाइम के लिए तो महाराजा वहाँ से चला जाता है पर कुछ ही टाइम बाद महाराजा फिर से वापस पुलिस स्टेशन पर आता है और कहता है उस कचरे के डिब्बे को ढूंढने के लिए मैं 5 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक मामूली सा कचरे के डिब्बे के लिए इतना पैसा कौन देता है। फिर पैसे के लालच में ये सभी पुलिस वाले मिलके कचरे का डिब्बा ढूंढने के लिए लग जाता है और केस की इन्वेस्टिगेशन करना चालू करता है। यहाँ से जब सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक दूसरी स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर हम सेल्वी और सेलम नाम के 2 चोर को देखते हैं जो लोगों के घर में चोरी करके वहाँ पर खाना खाने के साथ साथ वहाँ मौजूद लड़कियों के साथ गलत काम करता है और उन लोगों को जान से भी मार देता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मूवी एक तरह से टाइम ट्रैवल मूवी है। इनमें जब ये सारे स्टोरी कनेक्ट होगी तब आप लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। खैर, अब हम सेलम की वाइफ और उसकी छोटी बेटी अम्मू को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं सेलम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और इधर अगर आप नोटिस करोगे तो बेड के नीचे कचरे का डिब्बा पड़ा था, और ये वही कचरे का डिब्बा है जिसके लिए महाराजा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाया। एंड में जाके आपको ये बात समझ आ जाएगा कि कचरे का डिब्बा यहाँ आया कहाँ से और आखिर इसके पीछे का राज क्या है। खैर, हम फिर से स्टोरी लाइन पर आते हैं। इधर हम देखते हैं ज्योति कंपटीशन में अपना फुल दम लगा रही है और साथ ही साथ इसी बीच में वो अपने पापा को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहा है लक्ष्मी किधर है, उसकी फोटो भेजो। तो महाराजा ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि लक्ष्मी तो एक्चुअली चोरी हो गया, तो उसका फोटो कैसे भेजेगा। इधर हम ये भी देखते हैं कि पुलिस वाले पैसे की लालच में कचरे की डिब्बे को ढूंढने की जगह उसके जैसा सेम डिब्बा खरीदने की कोशिश करता है जो कि उन लोगों को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम सेलम को देखते हैं जो बाहर बहुत सारे कांड करके घर आता है और घर आके अपने बीवी के सामने अच्छा इंसान बन जाता है और कहता है मैं कम कमाता हूँ पर मेरी बेटी की हर ख्वाहिश मैं पूरा करूँगा। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं सेलम की बेटी अम्मू के पीठ पर एक घाव है, ये आप याद रखना बाद में काम आएगा। फिर हम लोग एक पुलिस वालों को एक नंबर ट्रैक करवाते हुए देखते हैं जो कि महाराजा के कचरे के डिब्बे वाला केस के लिए ही था। फिर हम देखते हैं महाराजा को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है। तभी वहां पर एक आदमी आकर धना की मिसिंग कंप्लेन लिखवाता है क्योंकि धना 2 दिनों से मिल नहीं रहा। अब यहाँ से हमें 2 दिन पहले की सीन दिखाया जाता है। दरअसल हुआ ये था कि जब महाराजा को उनके घर के अंदर बुरी तरीके से पीटा गया था, उसके बाद महाराजा को वहाँ उन गुंडों की जेब में से पड़ा हुआ एक होटल का बिल मिलता है और उस होटल में जब महाराजा पहुँचता है तो वो उस काउंसिलर को देख पाते हैं जहाँ पर वो दारू पी रहा था। तो महाराजा जाके काउंसिलर को पूछता है वो इन गुंडों को जानता है क्या, जिन लोगों ने मेरे कचरे का डिब्बा चुरा लिया और मुझे बुरी तरीके से पीटा। तो काउंसिलर बोलता है वो इन लोगों को नहीं जानता और वो महाराजा को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी वहाँ पर धौना पहुँच जाता है और वही सीन दोबारा रिक्रिएट होता है जो थोड़ी देर पहले हुई थी, यानी काउंसिलर और धना के बीच में उस चश्मे को लेकर मारपीट होती है। फिर इसके बाद महाराजा धना का पीछा करते हुए धना के अड्डे पर पहुंच जाता है और धना के भी कुछ गुंडे महाराजा को पहले बहुत मारता है, पर आखिर में महाराजा उन सभी गुंडे को मार गिराता है। और फाइनली जब धना उनके हाथ लगता है तो वो धना से पूछता है कि उस दिन मेरे घर में 3 लोग थे, उनमें से एक तू था और बाकी 2 कौन है। तो धना बोलता है कि ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले, मुझे नहीं पता, पर उनमें से एक आदमी पुलिस स्टेशन में से ही है। फिर यहीं पर धना मारा जाता है। धना ने आखिर में पुलिस स्टेशन का नाम लिया था और इसीलिए महाराजा पुलिस स्टेशन का चक्कर भी काट रहा था और उनके सारी बात भी मान रहा था। फिर इसी दिन यहाँ पर वो काउंसिलर भी आता है धना की कंप्लेन करने की धना ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, पर असल में तो धना मर चुका है। फिर जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वालों ने अपने इन्फॉर्मर नल्ला शिवा के साथ मिलके पुराने जैसा दिखने वाला एक नए कचरे का डिब्बा का ऑर्डर दे देते हैं और वो आदमी भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि 2 दिन में इसके जैसा दिखने वाला नए कचरे का डब्बा आप लोगों को मिल जाएगा। फिर जब सीन शिफ्ट होता है सेलम पर तो हम देखते हैं सेलम उसकी बीवी और बेटी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर आता है उसकी बेटी के लिए गोल्ड की चेन खरीदने, क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे जल्दी आने वाला था। यहाँ पर उन्हें एक चेन भी पसंद आ जाता है जिसका साइन लक्ष्मी था, पर इसकी कीमत सुन के सेलम की बीवी उससे कहती है इतना महंगा चेन के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएगा। पर सेलम कहता है मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और ये बोल के वो इस गोल्ड की चेन की ऑर्डर दे देता है। असल में सेलम की बीवी को कहाँ पता थी कि वो गलत काम करके पैसे ले आ रहा है। यहाँ से जब सीन शिफ्ट होता है पुलिस वालों पर तब हम देख पाते हैं कि पुलिस वालों को अब धना की बॉडी मिल जाती है और इसीलिए वो अब इस केस को भी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। फिर जब सीन शिफ्ट होता है सेलम पर तो हम देखते हैं कि सेलम की बेटी का आज बर्थडे था और इसीलिए सेलम उस गोल्ड चेन की डिलीवरी लेने के लिए गया था जो उसने 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था। फिर सेलम उस चेन की डिलीवरी लेके निकल ही रहा था, तभी उसकी बीवी उसे कॉल करके बोलती है कि आते वक्त अपनी दाढ़ी बनवा के आना, और इसीलिए वो एक सैलून में जाता है और ये सैलून था महाराजा का। और यहाँ पर अगर आप महाराजा के बाल को नोटिस करोगे तो पता चलेगा ये 15 साल पहले की बात थी। फिर सेलम का दोस्त सेल्वी उसे उस टाइम के न्यूज़पेपर के बारे में फोन करके बताता है जिसमें कि उन दोनों के क्राइम के बारे में लिखा था, और उन दोनों को बात करते हुए महाराजा पीछे से सुन लेता है, जिससे सेलम सोचता है कि जरूर महाराजा को उनके सारे कांड के बारे में पता चल गया होगा। फिर वो जब बाल कटवा के घर लौटता है तो
तो उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी के लिए जो चेन ली थी वो तो सैलून पर ही भूल गया। फिर सेलम जैसे ही वो चेन को लेने के लिए वापस जाने वाला होता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। साथ ही साथ उसी समय महाराजा भी वहाँ पहुँच गया था क्योंकि वो सेलम को वो गोल्ड की चेन लौटाने गया था। पर सेलम जैसे ही वहाँ पर महाराजा को देखता है तो वो सोचता है कि महाराजा ने सैलून में जरूर उन लोगों की बात सुन लिया होगा। फिर पुलिस और सेलम के दोस्त सेल्वी के बीच में बहुत सारा गोलीबारी होती है जिसमें सेल्वी मारा जाता है। और यहाँ सब कुछ देखने और जानने के बाद सेलम की बीवी भी उसे नफरत करने लगती है और सेलम को जेल में भेजने के लिए बोलता है। फिर पुलिस सेलम को जेल में डाल देती है। फिर जब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर तो हम देखते हैं अब असली जैसा दिखने वाला नए कचरे का डिब्बा बनके तैयार हो चुका है और नल्ला शिवा उसे मारपीट के एकदम पुराना जैसा बना देता है। और फिर वो बोलता है कि आप ये कचरे का डिब्बा महाराजा को देके उसके साथ पैसा ले लेना। पर यहाँ पर अगर चोरी का सामान मिला है तो चोर भी जरूर मिला होगा पुलिस को, इसीलिए पुलिस को अब फेक कचरे के डिब्बे के साथ साथ फेक चोर की एक्टिंग करने वाला भी चाहिए था। पर लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस को वो फेक चोर की एक्टिंग करने वाला नहीं मिलता और इसीलिए पुलिस वालों 50,000 रुपए देने को भी तैयार थे। फिर नल्ला शिवा सामने से चोर की एक्टिंग करने के लिए मान जाता है। पर नल्ला शिवा बोलता है इसके लिए मुझे पूरा कहानी भी पता होना चाहिए, क्या चुराया है, क्यों चुराया है। फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर नटराजन थाने में फोन लगवाता है और महाराजा को पूरी बात बताने के लिए बोलता है क्योंकि जिनके साथ इंसिडेंट हुआ है उनके मुंह से सुनवाया जाएगा तो नल्ला शिवा चोर की एक्टिंग ठीक से कर पाएगा। अब यहीं पर कहानी का असली प्लॉट खुलता है और हम देखते हैं महाराजा जब अपनी काम खत्म करके रात को 10 बजे घर लौट रहा था और ये उसी दिन होता है जिस दिन उनकी बेटी 10 दिनों के कैंप के बाद घर लौट चुका होता है। और कैंप के दौरान ज्योति के जूते फट गए थे इसीलिए वो अपने पापा को नए जूते लाने के लिए भी बोलता है। और ज्योति जब घर पर आती है तो अपना बैग नीचे रखती है, नहाती है और कपड़े बदलती है। इसी बीच यहाँ पर वही 3 गुंडे यानी एक तो सेलम जो 15 साल पहले जेल चले गए थे और वही इनके 2 दोस्त बने, उनमें से एक था धना और एक था नल्ला शिवा जो कि घर पर बैठकर महाराजा का इंतजार कर रहा था क्योंकि सेलम सोचता था महाराजा के वजह से ही उनके घर बर्बाद हुए हैं और इसी कारण से वो महाराजा से बदला लेना चाहता था। पर यहाँ महाराजा की जगह उनकी बेटी को देख के ये लोग सोचते हैं चलो महाराजा तो अभी तक आया नहीं तो उनके बेटी के साथ ही कांड कर दिया जाए। और ये सोच के धना और नल्ला शिवा ज्योति के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और फिर सेलम बोलता है चलो किसी दूसरे दिन महाराजा को देख लेंगे। फिर जब महाराजा घर पर आता है तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के उसका दिमाग घूम जाता है। उसकी बेटी की इज्जत का सवाल था इसीलिए महाराजा ने पुलिस स्टेशन में जाके कचरे की डिब्बे खो जाने का नाटक रचा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जैसे ही नल्ला शिवा को ये कहानी सुनाया जाता है तो वो घबराने लगता है। अब उसे याद आता है कि उसी घर में जाके महाराजा के बेटी के साथ कांड किया था, अब उसी घर में जाके एक्टिंग करना पड़ेगा। फिर ये बात वो सेलम को भी फोन करके बताता है पर सेलम बोलता है तू संभाल, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये सोच के नल्ला शिवा मना करने लगता है पर नटराजन अब उसे नहीं छोड़ता और बोलता है तूने बोला तू करेगा तो तुझे ही करना पड़ेगा। और ये बोल के वो नल्ला शिवा को पुलिस स्टेशन पर ही रुकने के लिए कहते हैं। इसी बीच पुलिस स्टेशन पर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि महाराजा एक कचरे के डिब्बे के लिए यहाँ का चक्कर तो नहीं काट रहा, जरूर कुछ बड़ा है। इसी वजह से महाराजा के ना बोलने के बावजूद पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते रहे और इन्हें असली सच का पता चल जाता है और जिससे पुलिस वालों को ये भी लगता है कि जो भी इस घिनौने काम को किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर और थोड़ा छानबीन करते हुए पुलिस वालों को ये भी पता चल जाता है इस कांड के पीछे कौन कौन थे और इसीलिए ये लोग नल्ला शिवा को घर नहीं जाने देते क्योंकि उन्हें पता था कि घर जाने के नाम से नल्ला शिवा भाग जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर जहां पर हम ज्योति को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी और ये वही डॉक्टर का हॉस्पिटल था जिसकी दाढ़ी बनवाने के लिए महाराजा उसके घर तक जाता था। दरअसल इस इंसिडेंट के बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और महाराजा और कॉलेज की मैडम आसिफा और महाराजा जिस दुकान पर काम करता था उन दुकान के मालिक ये चारों ने मिलके ये प्लान को बनाया है कि कैसे क्या करना है और पुलिस स्टेशन पर जाके क्या बोलना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वाले उस नए बनाया हुआ कचरे का डिब्बा और नल्ला शिवा को साथ में लेके महाराजा के घर पहुंचता है और फिर पुलिस वाला महाराजा को बोलते हैं ये वही है
जिसने तेरी बेटी के साथ गलत काम किया। और ये बात सुन के महाराजा चौंक जाता है क्योंकि उसने तो पुलिस को अभी तक अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया। खैर फिर महाराजा नल्ला शिवा के पीठ में एक निशान चेक करता है जैसा कि ज्योति ने बताया, और वो निशान एग्जैक्ट मैच कर जाता है नल्ला शिवा के साथ। फिर पुलिस वाले भी नल्ला शिवा को मारने के लिए महाराजा को फोर्स करते हैं और फिर महाराजा नल्ला शिवा के बॉडी से उसका सर अलग कर देता है। और हाँ, इससे पहले ही वो तीसरा आदमी का भी पता लगवा लेता है और इधर पुलिस वालों को भी पता था वो तीसरा आदमी के बारे में, जो कि था सेलम। तो अब महाराजा सीधा सेलम के पास पहुंचता है उसे मारने के लिए। हालांकि अभी तक सेलम कौन है महाराजा को पता नहीं था, पर जैसे ही वो सेलम को देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि ये आदमी को तो महाराजा पहले भी देखा था पर इसका नाम नहीं पता था। फिर इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है और सेलम कहता है, आज से 15 साल पहले तूने मुझे जेल भिजवाया और मेरी बेटी और वाइफ से मुझे जुदा कर दिया, तुझे तो मरना ही होगा। फिर इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होता है और आखिर में महाराजा ने सेलम को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। फिर यहाँ ज्योति को भी ले आया जाता है। फिर ज्योति सेलम को कहती है, तुम इस ज्वेलरी के लिए ही मेरे घर पे आए थे ना और मेरी ऐसी हालत बनवाई। ये बोल के वो सारे ज्वेलरी सेलम के मुंह पे फेंक देती है और फिर उस ज्वेलरी में से निकलती है वही लक्ष्मी के लोगो वाला चेन जो सेलम अपनी बेटी के लिए 15 साल पहले खरीदी थी। और फिर सेलम को एक एक करके सारी बात समझ में आई। दरअसल महाराजा उस दिन उस सोने का चेन लौटाने आया था और तभी पुलिस आ गई थी। महाराजा का इसमें कोई हाथ नहीं था। फिर कुछ दिन बाद महाराजा उसकी बीवी को ढूंढ के वो चेन लौटाना चाहा पर उसकी बीवी ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो चोरी का चेन है। और उस दिन महाराजा ने सेलम की बेटी के लिए ही खिलौना खरीदने गया था, तभी एक ट्रक आकर उस घर पर टक्कर मारती है। बेसिकली यही वो सीन था जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिली थी। और असल में यहाँ पर एक्सीडेंट में 3 लोग मारा जाता है। एक थी सेलम की वाइफ, दूसरा महाराजा की वाइफ और महाराजा की खुद की बेटी। और सेलम की बेटी के ऊपर वो कचरे का डिब्बा गिरने से वो बच जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में जब ये सारी चीज सेलम को पता चला और वो ज्योति के पीठ पर वो मार्क्स देखकर कंफर्म हो गया था कि वो महाराजा की नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी अम्मू है और उसी के साथ वो ये सब कांड किया है, तब वो दर्द के मारे बिल्डिंग से गिर के मारा जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी एंड हो जाती है। मूवी की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो मूवी को मेरी तरफ से 5 में से 4.5 स्टार। मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।